जहाज और रेल का नाम सुना होगा, जहाज और रेल। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जहाज और रेल का नाम ना सुना हो? ऐसा है कोई? नहीं है। देखो, जहाज और रेल की पटरियां बनाने के लिए जो है क्या किया अंग्रेजों ने, जंगलों, अंग्रेजों को क्या थी, अंग्रेजों को लकड़ी की जरूरत थी, और लकड़ी के लिए जंगल चाहिए था भाई, जंगल में मिलेगी लकड़ी, ठीक है ना। तो जंगल की जरूरत थी अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो रहे हैं। इस बात की चिंता भी थी स्थानीय लोगों द्वारा, जो स्थानीय लोग थे वहां के, वो क्या कर रहे थे, जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, एकदम खचाखच, जैसे कि खून खच्चर हो रहा हो ऐसे। इसलिए उन्होंने देखो क्या किया, डाइट्रिच बेंडिस नामक एक विशेषज्ञ था। कौन था? उस विशेषज्ञ का नाम क्या था? उस विशेषज्ञ का नाम था क्या? डाइट्रिच, डाइट्रिच ब्रेंडिस। क्या था? ब्रेंडिस। अच्छा ये लो, ठीक है। ब्रेंडिस ये क्या था? जर्मन विशेषज्ञ था। इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया गया। इसी विषय पर क्या है, मशवरे के लिए इसको बुलाया गया, और उसे देश का पहला वन महानिर्देशक नियुक्त किया गया। इनको क्या किया गया? देश का पहला वन महानिर्देशक, देश का पहला, देश का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया। और ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा, इसलिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ी। इसलिए इसको क्या पड़ी? कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ी, और वन संपदा के उपयोग से संबंधित नियम तय करने पड़ेंगे। क्या होगा? वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर क्या लगानी पड़ेगी? पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना देखो, जो तंत्र था इसकी अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। जो भी पेड़ काटेगा उसको सजा दी जाएगी, सजा का भागीदार होगा वो। और इस तरह ब्रेंडिस ने 1864 में, 1864 में, कब? 1864, 1864 में क्या किया? भारतीय वन सेवा की स्थापना की। क्या हुई? भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा की स्थापना की, और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। देखो किसकी? इंपीरियल, सही लिखा है? बताओ बच्चों, सही लिखा है मैंने? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होगा? इंस्टीट्यूट। लिख दूं? लिख लोगे? चलो लिख लेना, ठीक है ना। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई 1906 में। ये स्थापना कब हुई? 1960 में। और कहां पर हुई? देहरादून में। कहां पर हुई इसकी स्थापना? देहरादून में हुई। यहां जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको? जो यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी उस शिक्षा को वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता था। लेकिन आज की पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। क्या मानते हैं? कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? बागान। बागान किसको कहा जाता है? जहां पर एक ही पंक्ति में बागान, बागान। भाई बागान किसको कहा जाता है? जहां पर एक ही पंक्ति में, सीधी पंक्ति में और एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए।
उसे कहा जाता है बागान। और वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वालों क्षेत्रों की क्या की नापजोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। वन प्रबंधन के लिए क्या बनाई? योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा गया, या कितना बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। और कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे। जो पेड़ काट दिए तो उस खाली जमीन पर बाद में खाली जमीन पर क्या होता, पुनः पेड़ लगाए जाने थे, ताकि कुछ ही वर्षों में क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। जैसे एक फसल होती है ना, एक फसल बो दी, फिर तैयार हुई, उसको काट दिया, फिर उसके बाद दोबारा फसल बो दी, बिल्कुल सेम वैसे। ठीक है। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद, वन अधिनियम कब लागू हुआ? 1865 में। 1865 में क्या हुआ? वन अधिनियम लागू किया गया। क्या किया गया? वन अधिनियम लागू। वन अधिनियम लागू। वन अधिनियम लागू किया गया। 1865 में वन अधिनियम लागू करने के बाद 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। कब किया गया? एक बार किया गया इसमें चेंजेस 1800, कब किया गया? 1878 में। 1878 1878। और दूसरा संशोधन कब हुआ? 1927 में। 1927 कब हुआ? 1927 दूसरी बार संशोधन किया फिर से 1927 में। और 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। जो ये वाला संशोधन हुआ था 1878 में, इसमें जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? देखो, जो सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया? जो सबसे अच्छे जंगल होंगे उनको क्या कहा गया? आरक्षित वन। क्या कहा गया उनको? आरक्षित वन। जो सबसे अच्छे होंगे उनको कहा गया आरक्षित वन। और गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ियां ले सकते थे। ठीक है। तो पहला क्या था? जो आरक्षित थे, और फिर उसके बाद सुरक्षित और ग्रामीण, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है ना। सबसे अच्छे जंगल, आरक्षित वन, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा सुरक्षित। भाई किसी को तो सुरक्षित करना पड़ेगा ना, सुरक्षित। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण। तीसरा हो गया ग्रामीण। अब लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? देखो, एक अच्छा जंगल कैसे होना चाहिए? एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए? बताओ भाई, कैसा होना चाहिए? इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतें, जैसे ईंधन हो गया, चारा हो गया, गाय के पशुओं के लिए चारा हो गया, पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का क्या था? मेल चाहते थे। वही वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए क्या कर सके? जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियां जो सख्त और लंबी और सीधी हो। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहन दिया गया। कौन कौन सी पेड़ों की जाति को प्रोत्साहन दिया गया? भाई सागौन, बहुत मजबूत लकड़ी होती है, और साल, ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है, बहुत लंबे समय तक चलती है, और इसमें जल्दी से घुन भी नहीं लगती है। ठीक है। तो इनको क्या दिया गया? प्रोत्साहन दिया गया। प्रोत्साहन का मतलब क्या होगा? नहीं मालूम? किसको नहीं मालूम? प्रोत्साहित किया गया। प्रोत्साहित किसको कहेंगे? गलत। देखो, और दूसरी किस्में काट डाली गई। जो दूसरी किस्म थी उसको काट दिया, और उसमें साल और किसको? सागौन के पेड़ों को। और वन्य इलाकों में लोग जो है कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य थे। क्या थे? पोषक खाद्य थे। विशेषकर मानसून के दौरान जब फल कटकर घर आई हो। कौन सी फल? जो फसल में फसल वाली होती थी ना, फसल वाली। तो जब फसल के दौरान, मानसून के दौरान फसल कटकर घर ना आई हो,
दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था। लकड़ी का उपयोग किसके लिए होता था? हल जैसे खेतों के औजार बनाने के लिए होता था। भाई खेत जुताई होगी तो उसको खुदाई कैसे करनी है, तो उसके औजार बनाने के लिए किया जाता था। और बांस से बेहतरीन बाड़े बनानी जाती थी। बांस होते थे, बांस से बेहतरीन बाड़े, क्योंकि जानवरों से भी तो रक्षा करनी थी ना, भाई जानवर फसल को नष्ट ना कर दे, तो उसके लिए बाड़े बनाई जाती थी। किसकी? बांस की। और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता था। किसके लिए? छतरी। मेरी छतरी के पीछे आ जा। और देखो, सूखे और कुमड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जाता था। और जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़कर खाओ फेंको किस्म की पत्तल। कैसी? खाओ, यूज एंड थ्रो। क्या कह सकते हैं हम आसान भाषा में? यूज एंड थ्रो। खाओ फेंको किस्म की पत्तल। और दोने बनाए जाते थे। दोने देखे ना आपने? पत्ते के दोने देखे ना? रस्सी भी बनाई जाती थी। रस्सी रस्सी किससे बनाई जाती? देखो, रस्सी बनाई जाती थी सियादी। एक सियादी होता था। सियादी क्या होता था? सियादी। बाउहिरिया वेस्ली, ये क्या है? लताएं होती है, ठीक है ना? लताएं, इससे क्या होती थी? रस्सी बनाई जाती थी। और सैमूर सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती थी, ठीक है ना? सैमूर सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती थी। और महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल, देखो महुए का तेल निकाला जाता था। किसका तेल निकाला जाता था? महुए का। किसने सुना है महुए का पेड़? देखा है किसी ने महुए का पेड़? देखा है? बताओ बच्चे, आप बताओ, महुए का पेड़ आपने देखा है? महुआ, महुए का पेड़ नहीं देखा किसी ने? ये मूर्ख के देखो कह रहा है क्या होता है महुए का पेड़ है। महुए के पेड़ से देखो खाना पकाने के लिए आजकल सरसों का तेल यूज करते हैं ना, रिफाइंड यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, डालडा घी, देसी घी, है ना? सब अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से करते हैं। तो खाना पकाने के लिए और रोशनी के लिए तेल निकाला जाता था, ठीक है। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं का चारा, कंदमूल, फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। जो रोजमर्रा की गतिविधियां थी वो क्या हो गई? गैर कानूनी बन गई। और अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। भाई जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते थे, ठीक है ना? वन रक्षक थोड़ा दया दिखाते हैं तो छोड़ देते हैं, ठीक है ना? नहीं तो उससे घूस ऐंठते हैं। क्या ऐंठते हैं? रिश्वत। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतों विशेष तौर से परेशान किया था। जो औरतें जलावन के लिए जलाने के लिए लकड़ी बीनने जाती थी या चोरी से जाती थी, उनके लिए तो उनको बहुत परेशान किया जाता था। और मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य सी बात थी। देखो, वनों के नियम से खेती कैसे प्रभावित हुई? वन जो नियम बने तो उसके नियमन से खेती को कैसे प्रभावित किया गया? तो यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम झूम खेती। किसने सुना है झूम खेती? झूम बराबर झूम शराबी, झूम खेती। या इसको हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं बताओ? मैंने बताया था आपको, क्या कह सकते हैं? घुमंतु। क्या कह सकते हैं इसको? घुमंतु। झूम बराबर झूम शराबी, घुमंतु खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। ये देखो घुमंतु क्या होते हैं और ये घूम झूम खेती क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जगह जगह घूमते घूमते खेती करना, उसको बोलते हैं झूम खेती, ठीक है ना? विस्तार में आना, 9 से 12 बताऊंगा, है 2 मारूंगा और फिर बताऊंगा, 2 मारूंगा और फिर बताऊंगा, कि पहले पढ़ा दिया ना, है ना? पढ़ाया ना झूम खेती के बारे में? किसने नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लास में बता देंगे, ठीक है? जिस दिन एक दिन क्या करेंगे, एक दिन जिसका जो टॉपिक छूटे हुए हैं ना, वो उसको जो है बुलाया जाएगा संडे वाले दिन, ठीक है? और एक्स्ट्रा क्लास में वो लोग जो टॉपिक छूटे हैं वो पूरे कर लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आगे चले। देखो, एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में क्या बोला जाता है? लादिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लादिंग। भाई दक्षिण एशिया में लादिंग बोला जाता है इसको।
अलग अलग नाम है इसके, ठीक है ना। और हिंदुस्तान में क्या बोला जाता है, हिंदुस्तान पे भी आएंगे, ठीक है ना, हिंदुस्तान पे भी आएंगे। क्या बोला जाता है इसको, लादिंग। और मध्य अमेरिका में मिल्पा बोला जाता है। मध्य अमेरिका की बात करेंगे तो मिल्पा, भाग मिल्खा मिल्खा है, मिल्पा, ठीक है, मध्य अमेरिका में मिल्पा। और अफ्रीका में क्या बोला जाता है, चितमने। अफ्रीका में क्या बोला जाता है इसको, चितमने, अफ्रीका में। या तावी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, तावी। और श्रीलंका में बोला जाता है चेन्ना। श्रीलंका में क्या बोला जाता है, चेन्ना बोला जाता है। और हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए दया, पेंदा, वेवर, नेवड़, झूम, पोंडू, खदाद और कुमरी ऐसे कुछ स्थानीय नाम हैं। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है, ठीक है ना, बारी बारी से। और मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं, जो इसकी राख होती है ना उसमें बीज बो दिए जाते हैं। और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। कब काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में फसल काटे। क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं, ठीक है, नोट करवा देना, ठीक है ना, नोट करवा देना जो जो टॉपिक आपके छूटे हुए, ठीक है ना। देखो इन खेतों में एक साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता था, जिससे वहां से जंगल पनप जा, वहां पे क्या होते थे, फिर से जंगल पनप जाते थे। और इन भूखंडों में फसलें उगाई जाती थी, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार भाटा। क्या होता है, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा सुना है किसी ने, ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा। ये ज्वार भाटा वाला नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, ज्वार और बाजरा है, ठीक है ना। क्या है ये, ज्वार और बाजरा। बाजरे की रोटी खाई है किसी ने, मक्के का साग, बाजरे की रोटी। तो ज्वार और बाजरा। और ब्राजील में कहवा, क्या होता है, कहवा बताओ क्या होता है, नहीं मालूम, मैं भी नहीं बताऊंगा, है ना, मैं भी नहीं बता, आपको तो मालूम है, बताया था ना उस दिन, नहीं मालूम, सब भूल जाते हो, हाँ सब भूल जाते हो तुम, ऐसा काहे करते हो, क्यों भूल जाते हो। देखो धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है, बुझाया। देखो सोशल मीडिया की इस दुनिया में केवल किताब ही आपको डूबने से बचा सकती है, ठीक है, तो किताब नहीं पढ़ोगे तो जानकारी नहीं मिलेगी। समझ पाए बात को, कोई दिक्कत, चलिए आगे चलें। लैटिन अमेरिका में और अन्य भागों में मक्का व फलियां, मक्का की खेती सुनिए ना आपने, मक्का, भुट्टा जिसको बोलते हैं, भुट्टा, हाँ सुना है मक्का, तो मक्का की खेती। और यूरोपीय वन रक्षकों की नजर में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया था कि जहां कुछ सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाते हैं और खतरा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी देखो मुश्किल था, क्योंकि लगान कैसे रखेंगे, अभी उन्होंने यहाँ की खेती, फिर घूम घूम के इधर कर ली खेती, तो कैसे रखेंगे, है ना, क्यों, तो दिक्कत होती थी लगान रखने में, हिसाब किताब रखने में। इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगा दी, क्या कर दिया, मोहर लगा दी कि भी घुमंतू खेती नहीं की जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप देखो क्या हुआ, अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों में जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को तो देखो क्या किया गया, कुछ को तो अपना पेशा बदलना पड़ा, और कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया, ठीक है ना। शिकार की आजादी देखो कैसे थी, शिकार सुना है ना, पहले के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, शिकार, शिकारी, हंटर, क्या होता है, हंटर, शिकारी। तो जंगल संबंधी नए कानूनों से वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया गया। देखो वन कानूनों के पहले जंगलों में या तो उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ
पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। देखो जो इनकी प्रथा ये पारंपरिक परंपरा से चली आ रही थी, परंपरा चली आ रही थी इसकी, ठीक है ना, कि शिकार पर निर्भर करना है और शिकार पर ही जो है क्या करना है, अपना जीवन यापन करना है। तो अब उस पर देखो उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वन कानून के अंतर्गत, वन अधिनियम के अंतर्गत क्या कर दिया गया उसको? गैर कानूनी, ठीक है ना, कि अब शिकार करना क्या माना जाएगा? गैर कानूनी माना जाएगा। और जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। क्या बन गया? खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो एक तरह से खेल था। किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि नई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। क्या हो गई? पूरी तरह गायब ही हो गई। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली बब्बर और आदि, बब्बर शेर हैं, देखो जानवर कौन से? जंगली और बब्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। क्या मानना था उनका? कि हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए, दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को क्या है? खतरा है। किसानों को क्या है? इनसे खतरा है। 1875 से लेकर 1925 तक, 1875 से लेकर के कब? 1925 तक। कब? 1925, 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ और तकरीबन 1.5 लाख से अधिक तेंदुए, 2 लाख से अधिक भेड़िए मार दिए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। जैसे आजकल आईपीएल ट्रॉफी होती है, T20 ट्रॉफी होती है, वनडे ट्रॉफी होती है, बहुत सारी ट्रॉफी होती है, विजय हजारे ट्रॉफी है ना। फुटबॉल में बहुत सारी ट्रॉफी होती है, हॉकी में बहुत सारी ट्रॉफियां होती हैं। तो ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। टेकेले जॉर्ज यूल कौन हुए? टेकेले जॉर्ज यूल, इन्हें चुल थी। ये अंग्रेज अफसर थे। इन्होंने क्या किया था? देखो 400 बाघों को मारा था। तो इनको कितनी सजा होनी चाहिए? प्रारंभ में जंगलों के कुछ इलाके शिकार के लिए आरक्षित किए गए थे, शिकार के लिए आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। और नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं कैसे आई? देखो जंगल पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से, जब जंगल पर वन विभाग का क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। और उस नियंत्रण को स्थापित हो जाने से क्या हुआ? लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसर भी मिले। देखो हर जगह क्या होता है? सभी लोगों को नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना, और हर किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान होता है। तो व्यापार के अवसर, अब किसी को नुकसान हुआ इस चीज से, किसी को फायदा हुआ, तो व्यापार के नए नए अवसरों का भी लाभ मिला। कई समुदाय अपनी परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कुछ ऐसे ही नजारा दिखता है, दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है। कैसा नजारा दिखता है? 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राजीली अमेजोन के, क्या नाम है उसका? उस समुदाय का नाम क्या है? मुंदुरुकु। क्या है? मुंदुरुकु। लिख दूं? नहीं लिखा जाएगा, लिख के दिखाओ भाई। मुंदुरुकु आप लिख के दिखाओ। हाँ, मुंदुरुकु नहीं लिखा जाएगा, मुंदुरुकु, ठीक है, मुंदुरुकु, ठीक है, मुंदुरुकु, वो बड़ा कर लेना भाई। मुंदुरुकु ये क्या है? समुदाय के लोगों ने क्या किया? व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स, क्या निकाला जाता था? लेटेक्स,
लेटेक्स, ठीक से लिख बच्चे, ठीक से। लेटेक्स एकत्र करना क्या किया, प्रारंभ किया, और कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदाय के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद और राल व्यापार के सबूत मिलते हैं। इनके सब क्या मिलते हैं, इन सभी के सबूत मिलते हैं, सबूत। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार की पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। जब जैसे अंग्रेज आए तो व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। कि दिक्कत कोई, फिर बात क्यों कर रहा है, सरकारी नियंत्रण में चले गए। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की जिम्मेदारी सौंप दी। और काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधारी हो। असम में चाय, देखो असम में क्या बिकती है, असम में असम की चाय पी के आना, कभी असम जाके हैं, पिए किसी ने असम की चाय? चाय, कोई चाय लवर है? असम की चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल, झारखंड में कौन सी जाति पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है संथाल जाति। संथाल लोग रहते हैं झारखंड में। कौन रहते हैं, संथाल। संथाल क्लियर हो गई। तो संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां इतनी खराब थी कि उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। जबरन उठाकर भर्ती कर लिया और वापसी का कोई मतलब नहीं है भाई, है ना, वापसी का कोई मतलब नहीं, पैक कर दिया एकदम, काम करो नहीं तो वापसी नहीं जाओगे। जैसे होता ना, विदेश में गए आप तो आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया, अब बिना पासपोर्ट के आप वापस भी नहीं आ सकते। कितनी बड़ी समस्या है ना। कंपनी में जाते हैं, देखो लोग काम करने जाते हैं विदेशों में, दुबई जाते हैं, पासपोर्ट जमा हो जाता है ना, कोई कांड कर दिया, पासपोर्ट तो जब्त है, आ भी नहीं सकते वापस। बिल्कुल सेम चीज यहाँ है। क्लियर हो गई बात? जय श्री राम, हर हर महादेव।